हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 7 अगस्त और 8 अगस्त 2020 के करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके अपना सपोर्ट दें, और जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोज़ चैनल पे अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से मिल सके और कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो उनसे मिस ना हो। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन किस के साथ मिलकर एम आईक्रेस्ट नाम का एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। देखिए, जो पहले तो ये जान लेते हैं कि जो अटल इनोवेशन मिशन है ये नीति आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें नवाचार के लिए नीति आयोग लगातार प्रयास करता है, खास करके वो नवाचार, वो जो है इनोवेशन जो कि विज्ञान क्षेत्र, साइंस के क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं। इसमें साइंटिफिक रिसर्च और उससे रिलेटेड साइंस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीज़ों के लिए अटल इनोवेशन मिशन का पे काम कर रहा है नीति आयोग। अब नीति आयोग ने एक इंक्यूबेटर बनाया। इंक्यूबेटर क्या होता है? इंक्यूबेटर एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, टिश्यू कल्चर, सेल कल्चर में किया जाता है। अब देखिए, मैं तो बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये पता है कि इंक्यूबेटर क्या होता है। जो लैब में जाते हैं लोग, उन्होंने इंक्यूबेटर को देखा होगा। लैब में इंक्यूबेटर रखा होता है, इसमें सारे कल्चर की, जैसे आपको कोई बैक्टीरिया के बारे में कुछ जो है जानकारी करनी है, उसके बारे में, किसी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले हमको बैक्टीरिया को कल्चर करना पड़ेगा, यानी उस बैक्टीरिया को पैदा करना पड़ेगा। इसी इंक्यूबेटर में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, साथ ही साथ टिश्यू, सेल का कल्चर किया जाता है, यानी उनको उसमें पैदा किया जाता है। इस इंक्यूबेटर में टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जिस टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया के लिए आइडियल टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं। कितना CO2 चाहिए होता है ये मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ कितना ऑक्सीजन फेवरेबल है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर के लिए, वो सब इसी इंक्यूबेटर की मदद से मेंटेन किया जाता है। तो नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, साथ ही साथ वाधवानी फाउंडेशन, तीनों मिलकर एक इंक्यूबेटर बना रहे हैं जो कि विश्व स्तरीय इंक्यूबेटर होगा, और इसका नाम है एम आईक्रेस्ट। ये तीनों मिलकर इसको इंक्यूबेटर का निर्माण कर रहे हैं। और जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये अमेरिका की हेल्थ केयर कंपनी है जो कि हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड रिसर्च में कार्य करती है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। साथ ही साथ जो वाधवानी फाउंडेशन है ये हमारी इंडियन NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके फाउंडर रमेश वाधवानी हैं, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और साथ ही साथ इसका एक ऑफिस नई दिल्ली में भी है। हालांकि जो वाधवानी फाउंडेशन है ये विज्ञान क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसका मेन काम इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लेकिन वो इसमें नीति आयोग और बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ एम आईक्रेस्ट नाम से इंक्यूबेटर को बना रही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संस्था का नाम बताइए जिसने ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ मिलकर MSME के लिए MSME सक्षम नाम से एक वित्तीय ज्ञान मंच की शुरुआत की है। सिडबी ने सिबिल के साथ मिलकर MSME के लिए एक MSME सक्षम नाम से वित्तीय ज्ञान मंच की शुरुआत की है। ट्रांस यूनियन सिविल ये बेसिकली अमेरिकन कंपनी है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका मेन काम इसका क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये, और इसका ऑफिस, मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसका ऑफिस इंडिया में भी है, इंडिया के मुंबई में भी इसका ऑफिस है। और इसका जो ये और सिडबी का क्या फुल फॉर्म है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये मिलकर एक फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हैं, जिससे जो MSME सेक्टर है उसको सारे फाइनेंस का
के लिए एक मंच प्रदान हो जाए जिस पे उसको सारा जो फाइनेंस से रिलेटेड जो वित्तीय ज्ञान है वो मिल सके। अभी एमएसएमई मतलब कि कोई नई नई माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस शुरुआत कर रहा है, कोई छोटी सी कंपनी के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहा है, तो उसको बिजनेस में कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, यानी कि कैसे जो है योजना बनानी है, पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करना है, या फिर गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं लेके आ रहा है, सभी कुछ इस एमएसएमई सक्षम नाम से जो ऑनलाइन मंच बनाया जा रहा है सिबिल और सिडबी के द्वारा, इस पे एमएसएमई के जो इंटरप्रेन्योर होंगे उनको इसके बारे में पता चल जाएगा और वो उसी तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकेंगे। अपना जो उनका फाइनेंस सेक्टर है उसको मैनेज करने में एमएसएमई सक्षम उनकी मदद करेगा। तो सिडबी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिडबी जो है इसके सीएमडी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया और तेज करने के लिए क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ भागीदारी की है? देखिए होता क्या है कि हमारे देश में कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एनबीएफसी, कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है और कुछ छोटे वित्तीय संस्थान हैं जो कि कस्टमर को छोटे लोन देने का काम करते हैं। अब क्या है कि इनको जब अपने लोन को वापस लेने में सुविधा हो, इसके लिए क्राफ्ट सिलिकॉन ने पे यू के साथ मिलकर एक जो है भागीदारी की, जिससे जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और छोटे वित्तीय संस्थान से, इन संस्थानों से जिन्होंने लोन लिया है, जिन ग्राहकों ने लोन लिया है, वो उनके लोन को वापस कर सकें आसानी के साथ, यानी उनको बैंक जाने की ज़रूरत ना पड़े और वो अपने फ़ोन के ज़रिए ही या फिर किसी ऐप के ज़रिए इस लोन को वापस ले, मतलब कि बैंक में जो ईएमआई बन रही है इसको बराबर तरीके से दें। इसी के लिए एक एप्लीकेशन को डेवलप किया जो है किसने, यूपे और क्राफ्ट सिलिकॉन ने मिलकर। ये एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट अपने ग्राहकों को स्वयं के मोबाइल एप्लीकेशन या फिर जो ग्राहकों का पसंदीदा ऑनलाइन पेमेंट ऐप होगा उसके माध्यम से ग्राहक आसानी से अपने ऋण की जो किस्त होती है, जो लोन की ईएमआई होती है, उसको इन कंपनीज़ को चुका सकेंगे। इसी के लिए क्राफ्ट सिलिकॉन और पे यू ने जो है भागीदारी की, ताकि ऐसा डेवलप किया जा सके सिचुएशन कि ये लोग बिना बैंक गए, बिना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पहुँचे, बिना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट पहुँचे, अपने लोन के ईएमआई को आसानी से किसी ऐप के थ्रू या फिर किसी मोबाइल के थ्रू ही चुका सकें। क्राफ्ट सिलिकॉन जो है इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है और पे यू जो है इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। इन दोनों ने मिलकर एक मंच तैयार किया जिससे कि ग्राहक आसानी से ईएमआई को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और छोटे वित्तीय संस्थानों के कस्टमर अपने लोन की ईएमआई को आसानी से चुका सकें। अच्छा, अभी डीएसबी बैंक ऑफ इंडिया, डीएसबी बैंक जो है ये मेनली तो स्विट्ज़रलैंड का बैंक है लेकिन इसका ब्रांच इंडिया में भी है। डीएसबी बैंक ऑफ इंडिया ने डीएसबी रैपिड नाम का एक स्कीम चलाया है। ये कैसी स्कीम थी, ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, बस यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ इस तरीके की का ही क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। ये स्कीम थी ट्रक ड्राइवर के लिए। ट्रक ड्राइवर अपने काम को पूरा करने के बाद उन्हें अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाना होता था, यानी उन्होंने जहाँ से माल को उठाया है और जहाँ पहुँचाया है, वहाँ के बाद जब वो जहाँ से माल उठाए होते हैं, जिस कंपनी के थ्रू माल उठाया होता है, उन्होंने वहाँ पे जाते थे, तब उन्हें पेमेंट किया जाता था। लेकिन अब डीएसबी रैपिड नाम से एक स्कीम चलाया गया डीएसबी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, जो ट्रक ड्राइवरों को काम पूरा होने के तुरंत बाद ही रियल टाइम पेमेंट उनका कर देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। कोना कोना उम्मीद नाम से अभियान की शुरुआत की कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने टॉप 100 ब्रांडेड क्लॉथ, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड जो आपके ये होते हैं कॉस्मेटिक्स, इन सब के साथ एक समझौता किया कि जो भी कोटक महिंद्रा के कार्ड का इस्तेमाल करेगा, वो कार्ड डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो,
उसको ऑफ़र दिया जाए। और इसमें एडिडास, प्यूमा, मुफ्ती, रेमंड और कई सारी जो टॉप ब्रांड हैं, बहुत सारी टॉप 100 ब्रांड ने इस समझौते के तहत कोटक महिंद्रा बैंक के जब कार्ड को इस्तेमाल किया जाएगा कस्टमर द्वारा तो उन्हें उपयुक्त छूट प्रदान की जाएगी और फिर कैशबैक का ऑफ़र दिया जाएगा। यही है कोना कोना उम्मीद नाम से अभियान चलाया है कोटक महिंद्रा ने। कोटक महिंद्रा बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है और इसके MD CEO उदय कोटक हैं और टैगलाइन कोटक महिंद्रा बैंक की है, लेट्स मेक मनी सिंपल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPay.me किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक है? इसको शुरू किया है मोबीक्विक ने। मोबीक्विक एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप है जिसको कई सारे लोग यूज़ भी करते होंगे और अब उसने MPay.me नाम से एक लिंक की शुरुआत की है। यह लिंक यूज़र को किसी भी UPI भुगतान ऐप से पैसे को भेजने या फिर प्राप्त करने की अनुमति देता है। MPay.me के माध्यम से उपयोगकर्ता और व्यापारी अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके खुद का व्यक्तिगत लिंक जनरेट कर सकते हैं और फिर उसी व्यक्तिगत लिंक के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने ज़ीरा-के जो कि जापान की ऊर्जा एनर्जी कंपनी है इसके साथ मिलकर बांग्लादेश में जो है ऊर्जा परियोजना की शुरुआत करेगा और इसके लिए ज़ेरा-के और जो इंडियन कंपनी है उसका नाम बताना है। दोनों ने ऋण संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो जो है ये कंपनी है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर ने 652 मिलियन US$ के लोन को लेकर बांग्लादेश में 745 मेगावाट की नेचुरल गैस और बिजली परियोजना की एक संयुक्त परियोजना विकसित करेगा जिसमें रिलायंस पावर की मदद करेगी जापानी ऊर्जा कंपनी ज़ीरा-के और इसमें रिलायंस का 51% शेयर है और ज़ीरा जो जापानी कंपनी है इसका 49% शेयर है। दो संयुक्त परियोजनाएं एक साथ शुरू करने जा रही हैं। ये दोनों कंपनियां मिलकर 745 मेगावाट की एनर्जी की है और इसके लिए दोनों कंपनियों ने 642 मिलियन US$ का लोन भी लिया है और ये बांग्लादेश में शुरू करेंगी ये कंपनियां अपने काम को। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जापान की ऊर्जा कंपनी ज़ीरा-के और रिलायंस पावर दोनों मिलकर बांग्लादेश में नई ऊर्जा बिजली उत्पादन परियोजना के लिए बैंक के साथ ऋण संधि पर मिलकर हस्ताक्षर किया है। रिलायंस का 51% शेयर और ज़ीरा का जो है ये 49% शेयर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हामिद बाकायोको को नामित किया गया है? इन्हें नामित किया गया है आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री अमौदा गोन कालीबेली की अचानक मृत्यु हो गई और इसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति एलासेन अट्ठौरा ने जो आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री थे उनको क्या किया, प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर दिया है और अब हामिद बकाकायोको ये रक्षा मंत्रालय और साथ ही साथ आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री दोनों पदों को एक साथ संभालेंगे। आइवरी कोस्ट ये वेस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसमें एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो इसकी कैपिटल है ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसकी कैपिटल एमोसोक्रो इसकी कैपिटल का नाम है आइवरी कोस्ट की और करेंसी फ्रैंक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के प्रभावी और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर हैं और इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पद से रिज़ाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था और अब इन्हें ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ने अपने अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्या है ये अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक? देखिए इसमें जब
ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी को कोई सजेशन चाहिए होगा तब इनकी ज़रूरत होगी, यानी ये परमानेंट ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में रहकर अपनी जॉब को नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर इनसे सजेशन लिया जाएगा। यही है अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। जो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी है ये मेनली लिक्विड गैस, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल इन सब की शिपिंग करती है, यानी एक देश से दूसरे देश ले जाने का कार्य ये कंपनी करती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन इसके के.एम. सेठ हैं और इसके एमडी भारत के सेठ हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी है और इन्होंने अभी हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को अपना अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक पद में नियुक्त किया है। और जो उर्जित पटेल हैं इन्होंने एक बुक भी लिखी है, बहुत फेमस बुक थी ये, ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक लिखी है उर्जित पटेल ने, ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस बुक के राइटर उर्जित पटेल हैं। और एक नियुक्ति और है जिसको मैं करा चुका हूँ, फिर यहाँ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट के अध्यक्ष के रूप में कृष्णेंद्रू मजूमदार को जो है नियुक्त किया गया है। ये पहले इंडियन होंगे जिन्हें बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, कृष्णेंद्रू मजूमदार। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर पेटीएम के नए सीईओ होंगे। पेटीएम ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र ऐप है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हम में से ज़्यादातर लोगों पेटीएम यूज़ भी करे हैं और अभी भी कर रहे होंगे कई सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा मिलकर आयोजन किया गया था। इस आयोजन में भारत को बिजनेस करने के लिए आदर्श स्थान बनाना, ताकि जो बाहर की कंपनियां हैं वो आकर्षित हो सकें भारत में बिजनेस करने के लिए। इसी पर इस सम्मेलन में चर्चा हुई और इसी पर ही सारी बातें कही गई। इसका उद्घाटन हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल उन्होंने किया था। और जो है पीयूष गोयल अभी कुछ दिन पहले एक और डिजिटल समिट फॉर एक्सपोर्टर का भी उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया था। जो CII है यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर, दोनों ने मिलकर डिफेंस कॉन्क्लेव का भी आयोजन अभी कुछ दिन पहले किया था, जिसका उद्घाटन श्रीपद नाइक ने किया था जो कि हमारे रक्षा मामलों के राज्य मंत्री हैं। पीयूष गोयल हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दोनों ने मिलकर भारत के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस देश द्वारा आयोजित 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? देखिए, जो ब्रिक्स कंट्री है इसके नाम में ही सारे देश हैं। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश मिलकर ब्रिक्स ग्रुप को बनाते हैं और प्रत्येक वर्ष इस ब्रिक्स ग्रुप का कोई एक देश अध्यक्षता करता है, कोई एक देश को इस ब्रिक्स ग्रुप की अध्यक्षता दी जाती है। इस वर्ष 2020 में यानी कि जो ब्रिक्स का अध्यक्ष देश है वो रूस है। यानी कि ब्रिक्स द्वारा जितने भी आयोजन किए जाएंगे सबकी अध्यक्षता रूस द्वारा करी जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ यही नहीं, जितने भी आयोजन ब्रिक्स द्वारा होंगे सबकी अध्यक्षता रूस ही करेगा और सबकी मेज़बानी भी रूस ही करेगा 2020 में। भारत 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष देश बनेगा। यानी ये हर साल ये रोटेट होता है। अभी रूस है, अगली बार इंडिया का टर्न आएगा, फिर चाइना का आएगा, फिर
साउथ अफ्रीका का आएगा और फिर ब्राज़ील का आएगा। इसी तरीके से रोटेशन ये चलता रहता है। इस बार अभी रशिया जो है, जितने भी सम्मेलन होंगे, जितना भी आयोजन होगा ब्रिक्स का, सबका अध्यक्ष रशिया होगा। और जो ये सम्मेलन हुआ जिसमें हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संबोधित किया, इसमें ब्रिक्स राष्ट्रों ने पर्यावरण में सुधार करने और कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान पर चर्चा करी। साथ ही साथ ब्रिक्स देश अपने अपने देशों की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर कैसे लाएं, इस पर भी इसमें चर्चा हुई। देखिए, अभी ब्रिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे एक ग्रुप है G20, यानी 20 देशों का ग्रुप है। उसके बारे में भी बता देता हूँ कि जो G20 देश है, G20 देश में भी ऐसे ही है कि ये 20 देशों का समूह है। इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग देश क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं 1 साल के लिए, और नेक्स्ट ईयर फिर से अल्टरनेट चलता रहता है। 2020 के लिए जो G20 कंट्री है उसका जो अध्यक्ष है वो सऊदी अरब है। 2021 के लिए G20 का अध्यक्ष कौन होगा, इटली होगा। 2022 के लिए G20 का अध्यक्ष देश कौन होगा, ये इंडिया होगा। और जो भी जैसे जिस तरह का सम्मेलन का आयोजन होता है उस तरीके के मंत्री इस सम्मेलन में भाग लेते हैं, वो ब्रिक्स सम्मेलन हो या फिर G20 का सम्मेलन हो। अब जैसे G20 ने अभी कुछ दिनों पहले खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सम्मेलन का आयोजन किया, तो खाद्य सुरक्षा और पोषण पे हमारे 3 मंत्रियों में से कोई एक भाग ले सकता था। ये कॉमन सेंस में बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन ना याद हो तो भी कैसे आप उसको पकड़ोगे, उसके आंसर को कैसे ऑप्शन टिक करोगे। 3 मंत्री, एक हरसिमरत कौर बादल जो कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, ये भाग ले सकती थी, या फिर जो है रामविलास पासवान भाग ले सकते थे जो कि खाद्य वितरण के मंत्री हैं, और या फिर कृषि मंत्रालय के मंत्री भाग ले सकते थे जो कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो खाद्य सुरक्षा और पोषण सम्मेलन में इन तीनों में से कोई एक भाग ले सकते थे, लेकिन भाग किसने लिया था, नरेंद्र सिंह तोमर ने लिया था। तो अगर ऑप्शन में वो दो नहीं है, सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर है, तो ये कॉमन सेंस से आप इसके आंसर को टिक कर सकते हो। फिर एक और दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। G20 देशों का व्यापार और निवेश पर चर्चा के लिए सम्मेलन हुआ। अब इसमें कौन भाग ले सकता है, इसमें व्यापार और निवेश के लिए जब चर्चा हो रही है तो हमारे वाणिज्य मंत्री ही भाग ले सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हमारे कौन है, पीयूष गोयल हैं। उन्होंने जो G20 देशों पर व्यापार और निवेश पर चर्चा हुई उसमें भारत की तरफ से भाग लिया। और जितने भी सम्मेलन, जितने भी चर्चाएं हो रही हैं सब वर्चुअल हो रही हैं कोविड-19 की वजह से। साथ ही साथ जो G20 देश है उसकी जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं सबकी अध्यक्षता 2020 में कौन कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है। 2021 में कौन करेगा, इटली करेगा। 2022 में कौन करेगा, इंडिया करेगा। तो यहाँ पे जो अभी ये क्वेश्चन था कि 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, प्रकाश जावड़ेकर ने, किसने आयोजन किया था, तो इसका आयोजन रूस ने किया था, क्योंकि रूस 2020 के लिए ब्रिक्स देश का अध्यक्ष देश है। और 2021 में ब्रिक्स देश का अध्यक्ष देश कौन होगा, भारत। और अगर बात करें G20 की तो 2022 में भारत होगा ब्रिक्स देश का अध्यक्ष देश, और 2020 यानी प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बायोकॉन बायोलॉजिक्स इंडिया में जो है कितने % की हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बनाई है। 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर में टाटा कैपिटल ग्रोथ बायोकॉन बायोलॉजिक्स इंडिया में 0.85% हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बना रहा है। जो ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स है ये बायोफार्मा कंपनी है भारत की, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। किरण मजूमदार शॉ इसकी फाउंडर हैं, इसकी चेयरमैन हैं। किरण मजूमदार शॉ एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी बन चुकी हैं। इन्हें अभी जो लगातार टच में हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा इनका नाम। इन्हें EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के प्राइज़ से नवाजा गया है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का जो पुरस्कार मिला वो किरण मजूमदार शाह को मिला, जो कि बायोकॉन की फाउंडर हैं। बायोकॉन बायोलॉजिक्स ये बायोफार्मा की कंपनी है। इसमें टाटा कैपिटल अब ये सोच रहा है कि 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बायोकॉन का 0.85% हिस्सेदारी हासिल करने की बात कर रहा है टाटा कैपिटल ग्रोथ।
तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजी ओनिक जो हाल ही में समाचार में है किस देश से जुड़े हैं? काजी ओनिक ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और ये हाल में ही न्यूज़ में क्यों बने रहे, क्योंकि नेशनल क्रिकेट लीग जो बांग्लादेश में होती है उसमें इन्हें डोपिंग का दोषी पाया गया। यानी कि इन्होंने प्रतिबंधित दवा का सेवन करके वहाँ के जो नेशनल क्रिकेट लीग है उसमें खेल को खेला और इस वजह से इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन ने, इसीलिए ये समाचार में बने रहे लगातार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। काजी ओनिक ये बांग्लादेश से रिलेटेड हैं, बांग्लादेश के लिए ये क्रिकेट का खेल खेलते हैं, वहाँ की जो नेशनल क्रिकेट लीग होती है उसमें ये क्रिकेट खेलते हैं और डोपिंग का दोषी इन्हें पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनम शेरिंग लेप्चा जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ये लोक संगीतकार हैं। देखिए इनका जो निधन हुआ ये 92 वर्ष की आयु में हुआ वेस्ट बंगाल में और इन्होंने जन्म भी वेस्ट बंगाल में लिया था। इनका नाम रियल में तो सोनम शेरिंग है, लेकिन लेप्चा इनके नाम के आगे क्यों लग गया? देखिए वेस्ट बंगाल से ही अटैच है हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट और नॉर्थ ईस्ट भारत में एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम में लेप्चा एक संस्कृति है, एक लोक संगीत है। लेप्चा सिक्किम की स्थानीय लोक संगीत है, लेप्चा सिक्किम की संस्कृति है और लेप्चा संस्कृति को फिर से जिंदा करने में सोनम शेरिंग का बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए इनके नाम के आगे सोनम शेरिंग लेप्चा लगा दिया गया है और ये एक प्रसिद्ध लोक संगीतकार हैं। इनका जन्म वेस्ट बंगाल में और मृत्यु भी वेस्ट बंगाल में हुई 92 वर्ष की आयु में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली टेंग हुई जो हाल ही में खबरों में है वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। 97 ईयर में इनका निधन हो गया। इनको मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से भी ताइवान में जाना जाता है। ताइवान में तानाशाही शासन को ख़त्म करने और डेमोक्रेसी को लागू कराने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। ताइवान ये ईस्ट एशिया का देश है जिसकी राजधानी तपेई है। हालांकि ताइवान पे चाइना लगातार अपना दावा करता है कि ये ताइवान हमारा पार्ट है, लेकिन जो यहाँ ताइवान के लोग हैं वो इस बात को नकारते हैं और वो अपने आप को स्वतंत्र बताते हैं। इसीलिए ताइवान अपनी खुद की कैपिटल तपेई बताता है, जबकि चाइना बताता है कि ये हमारा पार्ट है। तो ताइवान ये लिंग टेंग हुई ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्हें मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से भी ताइवान में जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता अनिल मुरली का निधन हाल ही में किस राज्य से हुआ है? देखिए ये अभिनेता हैं, इनका निधन हुआ है केरल में और 51 ईयर में ही इनका निधन हो गया। इनको लीवर कैंसर की बीमारी थी जिस वजह से सिर्फ 51 वर्ष की आयु में ही इनकी मौत हो गई और इन्होंने तमिल, मलयालम और तेलुगु तीनों भाषाओं में 200 से अधिक फिल्मों में कार्य किया है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ये केरल राज्य से संबंधित है। अनिल मुरली तमिल, मलयालम और तेलुगु फिल्मों में 200 से अधिक फिल्मों में इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन देश करेगा? देखिए अभी जब ब्रिक्स पे पीछे बात हो रही थी कि पर्यावरण पे ब्रिक्स ने एक आयोजन किया सम्मेलन का, उसमें हमारे पर्यावरणीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने हिस्सा लिया था। तो मैंने बताया था कि इस वर्ष जो ब्रिक्स का अध्यक्ष देश है वो कौन सा है? रशिया है। वही सारे सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है, वही मेज़बानी कर रहा है। लेकिन 2021 में ये अल्टरनेट प्रोसीजर है, ये अपने आप चेंज होके इंडिया को अध्यक्षता मिल जाएगी ब्रिक्स देश की 2021 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो G20 देश है 20 देशों का समूह है जिसमें इस वर्ष सऊदी अरब है उसका अध्यक्ष, 2021 में इटली हो जाएगा और 2022 में G20 देशों का अध्यक्ष देश इंडिया हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन हैं? अभी देखिए जब बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि ये उर्जित पटेल इसके क्या हैं, वो उर्जित पटेल जो है इसके लेखक हैं और उर्जित पटेल को अभी जो ईस्टर्न इंडिया शिपिंग कंपनी है उसने अपने वहाँ पे कार्यकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक के रूप में पदभार को ग्रहण कराया है
ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्जित पटेल ने ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में क्या स्वतंत्र निदेशक के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन्होंने ही ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की पुस्तक लिखी। ये बात मैं अभी जब पीछे क्वेश्चन करा रहा था तो भी बताया था, अभी ये फिर से रिपीट क्या हुआ, इसको मैंने जानबूझ के डाला ताकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग बने रहें और आपकी नज़र पे लगातार ये क्वेश्चन पढ़ते रहें, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैथकॉन स्मार्ट इंडिया हैथकॉन 2020 के चौथे संस्करण के ग्रैंड फिनेल का उद्घाटन किसने किया। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि हैकाथॉन क्या होता है। देखिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हैक और थॉन। हैक का मतलब यहाँ पे हैकिंग से नहीं है, जो लोग हैकर होते हैं वो समझते हैं कि हैकिंग करना है यानी कि अनधिकृत तरीके से किसी की वेबसाइट पे कब्जा कर लेना, तो यहाँ पे वो हैक नहीं है। यहाँ पे हैक का मतलब ये है कि कंप्यूटर कोडिंग को या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड किसी प्रोग्राम को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं और रियल गिवन टाइम पीरियड में आप जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यही हैकाथॉन है। थॉन कहाँ से लिया गया है? मैराथन से। मैराथन में क्या होती है, एक दौड़ लगती है, और हैकाथॉन में क्या है, इसमें आपको कोडिंग और यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम दिया जाता है, प्रॉब्लम दी जाती है। कोडिंग कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम है, जो लोग कंप्यूटर साइंस के होंगे उन्हें पता होगा, फिर उसे आप कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, यही जो है क्या होता है, हैकाथॉन होता है। और अभी आने वाला युग क्या होगा, कंप्यूटर युग होगा, काफ़ी सारी ऑनलाइन चीज़ें होंगी जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग इसी वजह से हैथकॉन का आयोजन करते रहते हैं ताकि लोग जागरूक रहें इसके लिए भी, और अपने बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग और डिकोडिंग की भाषा को भी पढ़ने के लिए कहें और उसके प्रति बच्चों की रुचि बनी रहे, इसीलिए हैथकॉन का आयोजन किया जाता है। और ये 2 से 3 दिनों का आयोजन था इस बार का। इसका जो ग्रैंड फिनेल था, इसका उद्घाटन तो किया रमेश पोखरियाल निशंक ने, लेकिन ग्रैंड फिनेल को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संबोधित किया था। ये वर्चुअल सम्मेलन था, इन्होंने जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें भाग ले रहे थे सबको संबोधित किया ऑनलाइन माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जबकि कौन इसका उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री को देखिए, क्योंकि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी, उद्घाटन किया रमेश पोखरियाल निशंक ने, लेकिन संबोधन किसने दिया? इसमें संबोधन दिया पार्टिसिपेंट लोगों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी बात नरेंद्र मोदी जी ने जो भी पार्टिसिपेंट थे हैकाथॉन के उनको संबोधित किया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, संबोधन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ किया विद्यार्थी विज्ञान मंथन का हमारे जो मंत्री हैं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ही ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री के साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के भी मंत्री कौन हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। ये जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन है, ये क्लास 6 to 8 तक के स्कूली बच्चों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन विज्ञान प्रसार द्वारा किया जाता है, जिसमें इसका इस वर्ष सहयोग किया विज्ञान भारती ने। विज्ञान प्रसार जो है ये NCERT की एक सब्सिडरी है, उसकी सहायक शाखा है, और इसी ने विज्ञान प्रसार ने ही विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। और इस मतलब कि आयोजन किसने किया? ये आयोजन किया विज्ञान प्रसार ने। विज्ञान प्रसार ने आयोजन किसका किया? विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का। विज्ञान प्रसार ने जो आयोजन किया विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का, उसमें इसकी सहयोगी कौन थी? इसकी सहयोगी थी विज्ञान भारती। और किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21
का जो है शुभारंभ किया? ये शुभारंभ किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? देखिए 5% आरक्षण दिया गया राजस्थान सरकार द्वारा न्यायिक सेवा में, जो अधिक पिछड़ा वर्ग है। अभी तक इन लोगों को न्यायिक सेवा में सिर्फ 1% आरक्षण था। ये अधिक पिछड़ा वर्ग जो है राजस्थान का, ये पाँच जातियां हैं, गुर्जर, गादिया, लुहार, बंजर और रेवारी। इन सबको अभी तक 1% आरक्षण था अलग से। वैसे तो राजस्थान में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% आरक्षण, एससी के लिए 16 और एसटी के लिए 12% आरक्षण है। लेकिन गुर्जर, गादिया, लुहार, बंजारा और रेवारी के लिए अलग से 5% आरक्षण राजस्थान सरकार ने दिया, राजस्थान सरकार की जो न्यायिक सेवा है उसमें। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजधानी जयपुर है, जबकि कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। ये राज्यपाल नाम याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान लगातार न्यूज़ में बना हुआ है और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो राज्यपाल वहाँ के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होता है तो फिर राज्यपाल पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। और अगर हम बात करें, पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो किसी भी कैटेगरी का हो, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र थे और सामान्य वर्ग से बिलोंग करते थे, केंद्र सरकार ने उनको भी 10% आरक्षण दिया। और इस बार पहली बार जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें इस आरक्षण को लागू किया गया और 78 स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के थ्रू जो है, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके थ्रू 78 छात्रों ने आईएएस की परीक्षा को पास किया। पहली बार यूपीएससी ने इसको लागू किया और 78 छात्रों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के थ्रू आईएएस की परीक्षा को पास किया और जनरल कैटेगरी से कुल 304 छात्रों ने आईएएस को क्वालिफाई किया था। तो 10% आरक्षण पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था ईडब्ल्यूएस सेक्शन को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई गवर्नमेंट के सहयोग से कौन सा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करता है? यह आयोजन करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारे जो मंत्री हैं डिफेंस रक्षा मंत्रालय के, ये राजनाथ सिंह हैं। ये ऑनलाइन क्विज होता है। इसका उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति जागरूक बनाना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकास के तरीके सुझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन है? देखिए मैं पहले तो आंसर बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्योंकि जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी है ये भारत में अभी पिछले वर्ष ही खोली गई है। ये जो वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा बनाई गई समिति है, इसके जो प्रमुख हैं ये प्रदीप शाह हैं। क्या है ये पहले जानिए। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसको अगर सरल भाषा में समझे तो ऐसे देखेंगे कि हम जाते हैं एसबीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, और वहाँ से इन बैंकों की सेवा को लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनके ऊपर एक रेगुलेटरी है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इनको रेगुलेट करता है और ये कोई भी गलत काम हमारे साथ नहीं कर सकेंगे। हम इंश्योरेंस कराते हैं क्योंकि हमको पता है कि IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करती है, उनके ऊपर जो है अपना पूरा रूल एंड रेगुलेशन चलाती है। और हम शेयर मार्केट में अपने पैसे को लगाते हैं क्योंकि हमें पता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे हितों की रक्षा शेयर मार्केट में करता है। ये तो हो गए शेयर मार्केट, बैंक और इंश्योरेंस की बात कि सबके ऊपर एक अथॉरिटी है जो कि उनको कंट्रोल करती है। इसी तरीके से जैसे कोई है, अब क्या है कि किसी व्यक्ति का मन है कि वो विदेशों के शेयर मार्केट में पैसा लगाए,
ये तो सारी इंडिया के लोग हैं और इंडिया में ही काम हो रहा है। इंश्योरेंस का काम इंडिया में हुआ, बैंक का काम इंडिया में हुआ, शेयर मार्केट का काम इंडिया में हुआ। अब हमको विदेश से संबंधित कोई भी सुविधा लेनी है फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि हम व्यापार करना चाहते हैं विदेश में, या फिर हम विदेश के शेयर मार्केट में अपने पैसे को लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए कई सारी कंपनियाँ काम करती थी और फिर इन कंपनियों ने कई सारी कंपनियां काम करती थी और इन कंपनियों की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी। इसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी। जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है और इसके चेयरमैन इंद्रजीती श्रीनिवास हैं। अब क्या है कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस कमीशन अथॉरिटी है। अब कोई विदेश से कंपनी भारत में आ रही है जिसको बिजनेस करना है या फिर इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो उसको सेवा प्रदान करने का काम कौन करेगा? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी इन विदेशी कंपनियों को या फिर विदेशी व्यक्तियों को जो भारत में पैसा लगाना चाहते हैं, या फिर किसी भारतीय को जो कि विदेशों में पैसा लगाना चाहता है, उसको सेवा देने का काम करेगा, उसको गाइड करने का काम करेगा। और जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, यानी कि जो जिफ्ट सिटी है, ये यहीं गांधीनगर गुजरात में है। इसी जिफ्ट सिटी में कई सारी कंपनियां हैं जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस की सर्विस देती हैं लोगों को, और उनको कौन कंट्रोल करेगा? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी उनको कंट्रोल करेगा। अब क्या है कि कोई खुद रिटेल बिजनेसमैन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कोई रिटेल बिजनेसमैन है, या मतलब कह सकते हैं कि खुदरा व्यापारी है या फिर फुटकर व्यापारी है, वो विदेशों से व्यापार करना चाहता है। कोई फुटकर व्यापारी विदेशों से व्यापार करना चाहता है जो कि भारत का है, या फिर कोई विदेश का फुटकर व्यापारी जो कि भारत में व्यापार करना चाहता है, जो है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी। अब इस पे भी कुछ देख रहा है कि अगर कोई फुटकर व्यापारी है जो भारत में व्यापार करना चाहे, या फिर भारत के व्यापारी विदेशों में व्यापार करना चाहें, तो इस फुटकर व्यापार को, इस रिटेल बिजनेस को कैसे विकसित किया जाए, इसी के लिए तरीके सुझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी द्वारा एक समिति बनाई गई, एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई, जिसके प्रमुख प्रदीप शाह हैं। होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।